हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव भारद्वाज आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एसएससी 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बेसिक्स एंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है हमारा प्रारंभिक सांख्यिकी, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 प्रारंभिक सांख्यिकी। ये चैप्टर करेंगे भाई। पहले इसके बेसिक्स क्लियर करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सांख्यिकी। तो सबसे पहले तो हम सांख्यिकी जानेंगे भाई, सांख्यिकी क्या है। ठीक है, मैं डेफिनेशन ही लिखता हूँ। सांख्यिकी, सांख्यिकी क्या है? गणित की वह शाखा है जो आंकड़ों के एकत्रीकरण, गणित की वह शाखा जो आंकड़ों आंकड़ों मतलब जैसे अपनी डिजिट होगी 200 300 400 इस तरह। ठीक है, इनका एकत्रीकरण मतलब इन्हें इकट्ठा करें ना, तो इन्हें क्या कहें? इनका विश्लेषण। ठीक है, इनका प्रदर्शन, इनका व्यवस्थीकरण मतलब किस तरह इन्हें एडजस्टमेंट करेंगे, इन्हें प्रदर्शित किस तरह करेंगे। ठीक है, इनका विश्लेषण किस तरह करेंगे। यही चीज क्या कहलावे भाई? सांख्यिकी कहलावे। इसे मैं लिखता हूँ भाई पूरा। गणित की वह शाखा जो आंकड़ों के जो आंकड़ों के एकत्रीकरण, एकत्रीकरण, विश्लेषण, प्रदर्शन, विश्लेषण, प्रदर्शन और व्यवस्थीकरण से संबंधित है। और व्यवस्थीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो सांख्यिकी क्या कहलावे? गणित की वह शाखा जो आंकड़ों को एक तो एकत्रीकरण करे, विश्लेषण, प्रदर्शन और व्यवस्थीकरण से संबंधित है, सांख्यिकी कहलाती है। ठीक है। अगर मैं सांख्यिकी के आंकड़ों के प्रकार की बात करूं, चलो ऐसे ही बोल के बताता हूँ भाई मैं तुम्हें ओरली। ठीक है, तो आंकड़ों के कितने टाइप है? हमारे दो टाइप हैं। क्या है? एक तो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, दूसरे हैं वर्गीकृत आंकड़े। अब वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़े मेरे क्या होते हैं? किसी स्रोत से आंकड़े जिस रूप से प्राप्त होते हैं, ठीक है, उन्हें आंकड़े या उन आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। ये अव्यवस्थित होते हैं और इनसे सूचना एकत्र करने में कठिनाई होती है। इन्हें कच्चे आंकड़े भी कहा जाता है। मतलब अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहा जा? कच्चे आंकड़े कहा जा। और सेकंड टाइप है मेरा वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं भाई? जब आंकड़ों को एक व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया जाता है तो वे आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, मतलब एक व्यवस्थित ढंग हो इनका। अब हाँ भाई, हम इन्हें डिफाइन कर सकें। सेकंड टाइप आता है हमारा बारंबारता। बारंबारता क्या है? किसी चीज को बार बार रिवाइज करना बारंबारता कहलाता है। जैसे मैं अगर डिफाइन करूं का, बारंबारता वह संख्या है जिससे पता चलता है कि आंकड़ों में किसी विशेष संख्या की कितनी बार पुनरावृत्ति है। किसी संख्या की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है मेरे पास? बारंबारता कहलाती है। अगर मैं कोई डिजिट, सपोज करो मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सांख्यिकी होगी मेरे पास। आंकड़ों के प्रकार बता दिए मैंने आपको, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं बारंबारता को। बारंबारता क्या होती है भाई? इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं, सपोज करो बारंबारता का एग्जांपल से समझ जाओगे आप। एक, दो, तीन, चार, पाँच, तीन, दो, एक, तीन, दो, एक। ठीक है, दो, पाँच, दो, सात, तीन, दो। ठीक है, जीरो, दो, पाँच, सात, जीरो, दो। अब सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? बारंबारता जो अधिक बार पुनरावृत्त हो रहा हो, मतलब बार बार आ रहा हो। सबसे अधिक अगर मैं बात करूं तो कितनी बार है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ,
सात, 8 बार तो दो है मेरा। 8 बार कितना है, दो है। एक कितनी बार है भाई, दो, तीन, तीन। तो 3 बार मेरा हो गया भाई एक। ठीक है। अगर मैं फिर किसकी बात करूं, तीन की, तीन, एक, दो, तीन, चार। तो तीन कितनी बार है भाई, 3 बार एक है, 4 बार क्या है मेरा, तीन। सबसे अधिक बारंबारता अगर मैं देखूं, 8 बार किसकी बारंबारता हो रही, दो की हो रही। अगर पूछने लगे कि बारंबारता बताओ किसकी सबसे अधिक है, तो किसकी बताएंगे भाई, दो की बारंबारता सबसे अधिक है, कितनी, 8 बार है। तो ये होगा मेरा बारंबारता को डिफाइन। अब नेक्स्ट चलते हैं संचयी बारंबारता की। संचयी बारंबारता क्या होती है, चलो इसके बारे में बात करेंगे। संचयी बारंबारता ये क्या होती है, किसी वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता उस वर्ग तक के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है। इसे सी एफ से प्रेजेंट करें भाई। जो हमारी संचयी बारंबारता है उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे भाई, सी एफ से। और जो बारंबारता को प्रेजेंट करेंगे वो सिंपल एफ से करेंगे, संचयी बारंबारता को सी एफ से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है भाई। तो अगर मैं संचयी बारंबारता बताऊं कि कैसे निकलेगी हमारी संचयी बारंबारता, सपोज करो कोई एग्जांपल ले रहे हैं हम भाई। इसमें हमें प्राप्तांक दे रखे, ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ये हमारी है फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता। हमें क्या निकालनी, संचयी बारंबारता निकालनी, कैसे निकाल लेंगे, मतलब सी एफ, संचयी बारंबारता। प्राप्तांक क्या दे रखे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी, 1, 2, 6, 3, 1, 2, 6, 3। अब मुझे क्या निकालनी, सी एफ निकालनी। सी एफ कैसे निकाल लेंगे भाई, पहली वैल्यू जो की जो दो में एक जुड़ जाएगा मेरे पास, तीन, छह और तीन, नौ, नौ और तीन, 12। सी एफ तो मेरे पास आ जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, सिग्मा एफ की वैल्यू, अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा, 6, 3, 9 और 3, 12 और 1, 13, सिग्मा एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 13। इसे योग भी बोल सके या इसे क्या बोल सके, एन। तो ये होगा फ्रीक्वेंसी का योग। अगर मुझे सी एफ निकालना, तो पहली डिजिट जो की जो दूसरी डिजिट इसमें जोड़ दूंगा तो तीसरी डिजिट आएगी, ठीक है। फिर 6 जोड़ देंगे नौ में, और तीन में 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। और नौ में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 12 आएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, पहली कंडीशन चुकी जो, फिर पहली में जोड़ देंगे दूसरी संख्या, फिर दूसरी में तीसरी संख्या जोड़ देंगे, फिर तीसरी में लास्ट वाली संख्या जोड़ देंगे, तो फाइनल आ जाएगी सी एफ। ये मेरी सी एफ है पूरी, मतलब संचयी बारंबारता, ठीक है। और ये मेरे पास है बारंबारता, इसे प्रेजेंट करेंगे एफ से। एफ से मतलब फ्रीक्वेंसी। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ कि प्रास क्या होता है, भाई सिंपल से क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके अग्निवीर जीडी में इससे रिलेटेड। अगर मैं बात करूं, 10वीं में चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। रेंज की बात करते हैं भाई, प्रास क्या होता है मेरा। सॉरी भाई, इसमें ना गलती से जो जो फ्रीक्वेंसी थी, एक दो कितनी थी भाई, एक, दो, छ और तीन, 6, 3, 9 और दो, 11 और एक, 12 थी भाई। सिग्मा एफ की वैल्यू 12 थी, गलती से यहाँ 13 लिखा गया भाई। तो 12 थी, क्योंकि जो लास्ट में वैल्यू यहाँ 12 ही थी ना, वो वैल्यू से मैच करेगी बिल्कुल, क्योंकि हमने जोड़ कर लिखा था ना भाई, पहली वैल्यू 1, इसमें एक जोड़ा, मतलब एक में दो जोड़े, तीन, तीन में 6 जोड़े मेरे पास, 9, 9 में 3 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 12। तो लास्ट वाली वैल्यू 12 थी, 12। जो वैल्यू यहाँ होगी ना, हमेशा वही वैल्यू यहाँ होगी, ठीक है, सिग्मा एफ की। अगर मैं बात करूँ प्रास की रेंज क्या होता है, ठीक है। इसे मैं रफ कर दिया भाई। मैं रेंज की बात करता हूँ। रेंज मतलब प्रास। प्रास क्या होता है, अगर मैं इसे डिफाइन करूं, दिए गए आंकड़ों के फैलाव को प्रास कहते हैं। मतलब कि आंकड़े कितने दूर तक फैल ले, या उनका डिस्टेंस क्या है। तो प्रास को अगर मैं डिफाइन करूं, प्रास बराबर क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है भाई। ये मेरे पास रेंज का फार्मूला है, या इसे आर भी बोल सके, रेंज।
मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात लेता हूँ भाई, चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल दिया है आंकड़ों 9, 7, 23, 81, 36, 104, 2 और 91 की प्रास ज्ञात करनी। क्या एग्जांपल है भाई? आंकड़े या आंकड़ों 9, 7, 23, 81, 36, 104, 36, 104, 2 और 91। क्या कहा क्वेश्चन में? की प्रास ज्ञात कीजिए। की प्रास मतलब रेंज फाइंड आउट करनी भाई, ठीक है। रेंज फाइंड आउट करनी, तो क्या इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं भाई दो, बी ऑप्शन दिया है आपका भाई 104, सी ऑप्शन दिया है 91 और डी ऑप्शन क्या दिया है भाई 102। तो सोल्व करेंगे भाई क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था प्रास में? प्रास में मैंने बताया था आपको कि अधिकतम मान, अधिकतम वैल्यू माइनस न्यूनतम वैल्यू। अब देखो 9, 7, 23, 81, 36, 104, 104 मैक्सिमम वैल्यू है 104, मुझे निकालनी रेंज इक्वल्स टू माइनस मिनिमम वैल्यू मेरे पास कितनी है? दो है ना, दो से छोटा तो नहीं कोई है भाई, दो ही है बस। तो 104 में से दो जाकर कितना बचेंगे? 102। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे भाई इसमें। चलो अब आ जाते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को डिफाइन कैसे करेंगे देखते हैं। मैं ओरली बताता हूँ भाई आपको। ऑलमोस्ट रेंज तक तो आपका क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अगर मैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करूं तो दिए गए आंकड़ों के किसी एक ही मान के इर्द गिर्द रहने वाली प्रवृत्ति उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है, ठीक है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम निम्न प्रकार फाइंड आउट करें। पहली कंडीशन है समांतर माध्य। समांतर माध्य मेरा क्या होता है? पहली कंडीशन है समांतर माध्य। समांतर माध्य इसे फाइंड आउट करें भाई, जैसे प्रेजेंट करें इससे, एक्स के ऊपर जो बार लग जाता है भाई उसे समांतर माध्य बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य बराबर पदों का योग अपोन पदों की संख्या। ये मेरे पास समांतर माध्य का सूत्र है, ये ऐसे ऐसे भी प्रेजेंट करें। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपोन सिग्मा एफ या एन से भी प्रेजेंट करें, ठीक है भाई। ये सूत्र है सीधा। चलो और फिर इसमें फिर भाई सेकंड कंडीशन माध्यिका है और फिर थर्ड कंडीशन है बहुलक। माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन भी है, क्या रिलेशन है इनमें आपस में, ठीक है भाई। अब अगर मैं माध्यिका की बात करूं तो समांतर माध्य तो मेरे पास ये होगा भाई। माध्यिका की बात करते हैं सेकंड कंडीशन, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में तीन कंडीशन है। पहला है माध्य, फिर माध्यिका, फिर क्या है? बहुलक, ठीक है। तो अब माध्यिका की बात करते हैं भाई, सेकंड कंडीशन माध्यिका। 101% क्वेश्चन है ना भाई इससे। आंकड़ों को आरोही क्रम व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में आने वाले पद माध्यिका कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पद मध्य में होगा उसे क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। अब इसकी दो कंडीशन है। यदि n विषम है तब माध्यिका क्या होगी? यदि n सम है तब माध्यिका क्या होगी? यदि n, n का मतलब है संख्या, n विषम है, जैसे सपोज करो मैंने गिनती में लिख दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टोटल 6 कंडीशन है ना। 6 आंकड़े दिए मेरे पास, तो 6 आंकड़े किसे प्रेजेंट कर रहे हैं? सम संख्या को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो मैं बताना चाह रहा हूँ यदि n संख्या n विषम है तब माध्यिका क्या होगी भाई? तब माध्यिका हो जाएगी मेरे पास n+1/2 वा पद।
सबसे पहले तो आंकड़ों को कहीं में कौन से क्रम में लगाओगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है भाई, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, जब ज्यादा अच्छे समझ में आओगे आपके भाई। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी आंकड़ों की, ठीक है। और फिर क्या होगी, अगर माध्यिका निकालनी पहले देखेंगे एन सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या होगी तो आंकड़े सपोज करो 10 है मेरे पास, सॉरी 11 है, विषम संख्या होगी तो 11 होगी ना, 11 प्लस 1 12, 12.2 मतलब छठा पद। भाई 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, छठा पद, छठा पद देखेंगे आंकड़ों में कौन सा है, ठीक है, आरोही क्रम में लिखकर। फिर सेकंड कंडीशन है, यदि एन सम संख्या है, ये तो थी फर्स्ट संख्या, वो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, इसमें विषम था ना भाई, यदि एन क्या है, सम संख्या, सम संख्या है, तब माध्यिका क्या होगी मेरे पास भाई, माध्यिका कंडीशन होगी एन बटे दो वा पद प्लस एन बटे दो प्लस वन वा पद, एन बटे दो वा पद प्लस एन बटे दो प्लस वन वा पद अपॉन टू, ठीक है। सेकंड कंडीशन में ये होगी माध्यिका की कंडीशन मेरे पास, और फर्स्ट कंडीशन में होगी ये वाली कंडीशन, जब एन विषम संख्या है। जब एन सम संख्या है तो क्या कंडीशन होगी, एन बटे दो वा पद प्लस एन बटे दो प्लस वन वा पद, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे भाई हम, बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है मेरा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वो क्या कहलाता है भाई, बहुलक कहलाता है। चलो इसे भी मैं लिख देता हूँ, थर्ड कंडीशन है बहुलक। लिखेंगे जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, सपोज करो मैंने कोई संख्या, कोई आंकड़े लिख दिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 5 6 7 ऐसे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में जिसकी संख्या सबसे अधिक होगी, सपोज करो एक, एक कितनी बार आया मेरा, 8 बार आया, 7 बार आया, तो उसकी बारंबारता क्या, सॉरी बहुलक क्या होगा भाई, इसका एक ही होगा ना, क्योंकि एक की संख्या जो पुनरावृत्ति है सबसे अधिक बार हुई, तो क्या होगा वो मेरे पास बहुलक होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा समझ में आओगे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, पहले इसके बेसिक्स क्लियर कर लेंगे। और एक कंडीशन हो रहा है बस लास्ट, इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन आ सकता है, इसके इस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है, वो आ सकता है भाई। तो इसका बेसिक्स ही लिख लेंगे, क्या है, क्या रिलेशन है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में, माध्य माध्यिका और बहुलक, बहुलक में संबंध, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। क्या संबंध है भाई, लिख लेते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। बहुलक को वैसे हम जेड से डिफाइन करें, 3 माध्यिका को एम ई से माइनस 2, इसे समांतर माध्यम करें इससे प्रेजेंट, ये से लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू 3m - 2 समांतर माध्यम, ये सूत्र है भाई, ठीक है। 10th क्लास में भी इसके ऊपर इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स में आज इतना ही रखेंगे भाई, कल से इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर SSC 24 में गौरव भारद्वाज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।